प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझते हैं। और तीसरा, अगर एडिटोरियल में कोई की कॉन्सेप्ट्स आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं तो उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है और ये 18 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है द रेड लाइन और ये बात करता है भारत और चीन के बीच में जो हाल ही में सीमा विवाद हुआ और जिसमें झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और इसके बाद से भारत में काफ़ी ज़्यादा रोष है, आक्रोश है चीन को लेकर। तो अब भारत का क्या रवैया होना चाहिए चीन के साथ, इस बारे में इस एडिटोरियल में बात की गई है। तो आइए अब देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो एडिटोरियल सीधा लिंक होता है GS पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और क्योंकि इसके अंतर्गत भारत और चीन के संबंधों के बारे में बात की गई है तो ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस से संबंध रखता है। तो एडिटोरियल का सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। एडिटोरियल में जाने से पहले आइए देखते हैं मैप के द्वारा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है और क्या वजह है इसके पीछे। तो जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा है इसको 3 सेक्टर्स में बांटा गया है और इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि ये सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बन पाई है क्योंकि भारत और चीन के बीच में इसको लेकर मतभेद है। और जो अरुणाचल वाला एरिया है ये करीब करीब मैकमोहन लाइन, जिसको चीन नहीं मानता है लेकिन उसके आसपास ही है। और जो हाल में ही जो कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम वाले एरिया में हुए हैं। सिक्किम में जिस जगह कॉन्फ्लिक्ट हुआ है भारत और चीन के बीच में उसका नाम है नाकुला। और सेंट्रल सेक्टर जनरली शांतिपूर्ण रहा है और जो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस समय तेज़ हुआ है वो हुआ है वेस्टर्न सेक्टर में, जहाँ ये अक्साई चीन वाला एरिया चीन के कब्जे में है। इस मैप के द्वारा हम और क्लियरली देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट किस पॉइंट पे हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये दिखा रही है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और गलवान वैली में ये संघर्ष हुआ भारत और चीन की फौजों में, जिसमें भारत के 20 सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की। जो चाइना के कैजुअलिटी फिगर्स हैं उनको चाइनीज गवर्नमेंट ने नहीं बताया है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है जो रेडियो इंटरसेप्ट्स हैं उनके द्वारा कि करीब करीब 45 के आसपास चीनी सैनिक भी इसमें मारे गए हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि दौलत बेग ओल्डी है, जहाँ भारत की एक बहुत ही ऊंची हवाई पट्टी है। और जो कॉन्फ्लिक्ट के पीछे एक कारण बताया जा रहा है वो है कि भारत ने हाल ही में एक रास्ता बनाया है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, और ये रोड भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और चीन को इससे थोड़ा खतरा है कि ये रोड लेह से काराकोरम पास तक जा रहा है और इससे चीन के लिए एक खतरा उत्पन्न होता है कि भारत बहुत ही जल्दी इस रोड के द्वारा अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कर सकता है। और अब से कुछ वर्षों पहले तक की बात की जाए तो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था और चीन के पक्ष में था, लेकिन अब भारत भी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और इससे चीन को चिंता होना स्वाभाविक है। एक और एरिया आप यहाँ देख सकते हैं, ये है पेंगोंग सो लेक, जो कि नीले में यहाँ दिखाई गई है। और इस लेक को भी लेके जो फिंगर 1 से लेके फिंगर 8 तक है इसको लेकर भी विवाद है दोनों देशों में। भारत मानता है कि फिंगर 8 से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरती है, जबकि चीन का मानना है कि फिंगर 4 से गुजरती है। और इस इन्फोग्राफ के जरिए हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सिचुएशन बिगड़ी है। तो 5 और 6 मई के करीब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में एक झड़प हुई पेंगोंग सो लेक में, लद्दाख में, और इसके द्वारा दोनों ही तरफ के सैनिकों को चोट आई। इसके बाद फिर से 9 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच में नाकुला, जो कि नॉर्थ सिक्किम में है, वहां भी झड़प हुई जिसमें भी दोनों तरफ के सैनिकों को चोट आई। और 18 मई को चाइना ने भारत पे यह आरोप लगाया कि वो इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जिसका भारत ने खंडन किया। और 21 मई को भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसने कहा कि चाइनीज जो फोर्सेज हैं वो भारत की आर्मी को जो नॉर्मल पेट्रोलिंग है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं, उनको पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। 27 मई को चाइना की तरफ से ये बयान दिया गया कि बॉर्डर सिचुएशन दोनों देशों के बीच में स्टेबल है
और कंट्रोलेबल है, यानी कि नियंत्रण में लाई जा सकती है। और 2 जून को भारतीय डिफेंस मिनिस्टर, भारतीय रक्षा मंत्री ने ये कहा कि जो चाइनीज ट्रूप्स हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में एलएसी के आसपास प्रेजेंट हैं, जो कि एक चिंताजनक बात है। और फिर दोनों देशों के बीच में जून 6 को और जून 10 को हायर लेवल मिलिट्री टॉक्स भी हुए। और जो जून 6 की मीटिंग थी ये कोर कमांडर लेवल पे हुई और इसमें 5 कॉन्फ्लिक्ट के एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया कि पैंगोंग त्सो, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A और चुसुल, यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है। और दोनों साइड्स ने ये भी माना कि हम लिमिटेड डिसएंगेजमेंट करेंगे, यानी कि दोनों तरफ की ट्रूप्स थोड़ा थोड़ा पीछे हटेंगी इन कुछ एरियाज से। और फिर 10 जून को मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई और इसके बाद चाइनीज विदेश मंत्रालय ने ये कहा कि एक कंसेंसस या एक समाधान निकला है, जिसके बाद अब दोनों देश ये कदम उठाएंगे कि डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस हो और बॉर्डर में शांति बनाई जा सके। और इसके बाद ऐसा लग रहा था 10 जून के बाद कि अब सिचुएशन सामान्य हो जाएगी और दोनों साइड की जो ट्रूप्स हैं वो अपने अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के एरियाज में चली जाएंगी। और यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में ये भी है कि ये परसेप्शन पे बेस्ड है, यानी कि चीन मानता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ है, भारत मानता है कि कहीं और है। तो इस वजह से दोनों आर्मीज के बीच में लगातार एक स्टैंड ऑफ वाली सिचुएशन बनी रहती है। और इसके बाद 15 और 16 जून के रात्रि के समय एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि चाइनीज फोर्सेस ने एक टेंट लगाया था जहां से वो टेंट उन्हें हटाना था। जब ये टेंट नहीं हटा तो जो बिहार रेजिमेंट वहां पे प्रेजेंट थी उसके कमांडिंग ऑफिसर और कुछ सैनिक इस चाइनीज टेंट के पास गए और इसको उन्होंने हटा भी दिया और इसको जला भी दिया। इस पर कुछ चीनी सैनिक वापस आ गए और वो ज़्यादा संख्या में आ गए और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच में झड़प हुई, जिसमें कि 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए और चाइनीज फोर्सेस को भी नुकसान उठाना पड़ा है। कितना नुकसान हुआ है इस बात की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रेडियो इंटरसेप्ट्स के हिसाब से 45 के करीब चाइनीज सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो आज हम एडिटोरियल को एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो एडिटोरियल ये बताता है कि जैसे जैसे ज़्यादा जानकारी आ रही है 15 जून के एनकाउंटर के बारे में जो गलवान वैली में हुआ, तब से पूरे देश में भारी आक्रोश है, भारी गुस्सा है चीन को लेकर। जबकि चीन ने सारा का सारा दोष भारत के ऊपर लगाया है कि ये जो भी घटना हुई है इसमें भारतीय सेना ने चीन के तरफ आके ये कार्रवाई की और जिसकी वजह से ये सारी घटना हुई। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यानी कि जो चाइनीज आर्मी का ऑफिशियल नाम है, उसने जो स्टेटस को है यानी कि जो यथास्थिति थी उसको बदलने की कोशिश की है। और अगर चाइना एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाता तो ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं दोनों तरफ ये नहीं होती। और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट जो कि वांग ई हैं, इनसे बातचीत भी की है टेलीफोन के द्वारा। और जयशंकर जी ने ये बताया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को कि ये जो घटना हुई है इसके पीछे चाइनीज सोल्जर्स ने सोचे समझे तरीके से भारतीय सैनिकों पे अटैक किया है और चाइनीज आर्मी पर यह जिम्मेदारी जाती है 15 जून की जो घटना हुई है। एडिटोरियल कहता है कि इस घटना के पीछे एक चाइनीज स्ट्रैटेजी समझ में आती है कि सबसे पहले तो चाइना भारत को ब्लेम कर रहा है, यानी कि भारतीय सैनिकों को ब्लेम कर रहा है, उन पे दोषारोपण कर रहा है कि ये जो हाल का कन्फ्रंटेशन हुआ है, जो झड़प हुई है, ये भारतीय सैनिकों की वजह से हुई है। दूसरा, कहीं ना कहीं चाइना भारत को डराने की भी कोशिश कर रहा है, धमकी भी दे रहा है कि अगर भारत पीछे नहीं हटता है तो और बात बढ़ती है तो चाइना इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चाइना भारत पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ चाइना बातचीत का ऑफर भी दे रहा है ताकि सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। तो एक तरफ तो भारतीय सेना पे इल्जाम लगा रहा है कि ये सारी कार्रवाई भारतीय सेना की वजह से हुई है। दूसरा, अगर ये बात बढ़ती है तो चाइना हर संभव एक्शन लेगा, तो इस प्रकार एक धमकी भी दी जा रही है। और तीसरा, एक बातचीत का ऑफर भी दिया जा रहा है कि आप आइए, बात करिए और बातचीत से मसले को शांत करिए। तो एडिटोरियल कहता है कि ये एक क्लासिक यानी कि एक पूर्व नियोजित चाइनीज रणनीति है जो कि मिलिट्री एग्रेशन और
पॉलिटिकल मॉडरेशन को एक साथ कंबाइन करती है। यानी कि एक तरफ तो वो एग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर भी ले रहा है और दूसरी तरफ बातचीत का ऑफर देकर ये भी दिखा रहा है कि वो एक पॉलिटिकल मॉडरेशन वाली मुद्रा में है। और एडिटोरियल कहता है कि इस तरीके के चाइनीज रणनीति से निपटने के लिए भारत को भी एक सोफिस्टिकेटेड रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। यानी कि बहुत ही नपातुला और संतुलित रिस्पॉन्स भारत की तरफ से होना चाहिए। और इस पर एडिटोरियल कहता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा है कि भारत शांति चाहता है, डी एस्केलेशन चाहता है कि बॉर्डर में तनाव ना हो, लेकिन साथ ही साथ भारत इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि सीमा का 1 इंच भी किसी दूसरे देश को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा और किसी भी तरीके का अगर दूसरी तरफ से प्रोवोकेशन होता है तो उसका जवाब भारत पूरी तरीके से देगा। और एडिटोरियल भी कहता है कि भारत का जो रिएक्शन होना चाहिए इस मुद्दे पर वो गुस्से पर आधारित नहीं होना चाहिए, आक्रोश पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सोची समझी भारतीय स्ट्रैटेजी होनी चाहिए चाइना से निपटने के लिए। क्योंकि एडिटोरियल बताता है कि भारत को अब 2 फ्रंट पे तैयार रहने की ज़रूरत है और एक फ्रंट है चाइना और दूसरा फ्रंट है पाकिस्तान। लेकिन इन दोनों देशों के बीच में काफ़ी अंतर है। जहां भारत पाकिस्तान के ऊपर सैन्य क्षमता में काफ़ी ज़्यादा हावी है, वहीं चाइना के साथ भारत की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अगर बात की जाए तो चाइना एक ग्लोबल मिलिट्री पावर है, तो इसीलिए भारत को यहाँ बहुत ही सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। और एडिटोरियल कहता है कि रैश मिलिट्री रिस्पॉन्स यानी कि कोई जल्दीबाजी में लिया गया मिलिट्री रिस्पॉन्स गलवान इंसिडेंट के बाद चीज़ों को बढ़ा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा इस बात का है क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, तो चाइना के पास काफ़ी मौके होंगे कि वो किसी भी पॉइंट पे चीज़ों को बढ़ा सके। तो इसीलिए भारत को काफ़ी सोच समझ के अगली रणनीति बनानी पड़ेगी। और इस तरीके के किसी भी एक्शन के ना केवल इकोनॉमिक कॉस्ट होगी बल्कि उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एडिटोरियल साथ में ये भी कहता है कि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि भारत को चीन के द्वारा जो नए तथ्य दिए जा रहे हैं उनको मानना चाहिए। और इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चीन के द्वारा लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पोजीशन को बदला जा रहा है, तो भारत को बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए और भारत की यही कोशिश रहनी चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में यथास्थिति बनी रहे और अप्रैल 2020 यानी कि जो चाइनीज घुसपैठ उसके बाद हुई है उससे पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। तो भारत की यही कोशिश होनी चाहिए कि जो भी स्टेटस को था अप्रैल में उसको बहाल किया जाए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। और इसके लिए एडिटोरियल सलाह देता है कि भारत को एक 3 सूत्रीय स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। पहला, भारत को एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी चाइना को कि भारत बिल्कुल अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बढ़ता है तो इसके लिए बिल्कुल तैयार है, और अगर ये जरूरी होता है मिलिट्री कन्फ्रंटेशन को बढ़ाना तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। दूसरा, भारत को ये भी दिखाना होगा कि भारत के अंदर एकता है चीन से निपटने के लिए और भारत पूरी तरीके से इसका जो आर्थिक और पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं उनको झेलने के लिए तैयार है। तीसरा, भारत को ये भी जाहिर करना होगा चाइना को कि वो एक डायलॉग प्रोसेस के लिए भी तैयार है, जिससे कि पूरी तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट की एक्सरसाइज पूरी हो सके और जिससे शांति बहाल हो सके फिर से इंडिया चाइना बॉर्डर पर। और अंत में एडिटोरियल कहता है कि भारत का जो मैसेज होना चाहिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए वो ये होना चाहिए कि भारत हर संभव प्रयास करेगा जो भी जरूरी है, जिस प्रकार भी जरूरी है, ताकि जो स्टेटस को एंटी है वो एलएसी में वापस स्टैब्लिश हो जाए। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि स्टेटस को एंटी का क्या मतलब होता है। तो स्टेटस को एंटी का मतलब होता है कि यथास्थिति को वापस बहाल करना। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। आज की कॉन्सेप्ट्स में हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में इस तरीके के जो सीमा विवाद बढ़ा है तो इससे भारत और चीन के संबंधों में किस प्रकार का असर आएगा और अब भारत को किस प्रकार चीन के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो जो एग्रेशन दिखाया गया है चीन की तरफ से गलवान वैली में, इससे चीन ने एक थ्रेशोल्ड को पार कर दिया है और जो भारत के साथ उसके रिश्ते रहे हैं उनको एक बहुत ही निचले स्तर पे ला दिया है। एक डेंजरस लो
आ गया है भारत और चीन के रिश्तों में। और चीनी सैनिकों ने जिस प्रकार भारतीय सैनिकों पे हमला किया है, जबकि वो एक नेगोशिएटेड विड्रॉल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे, ये चीन की मंशा पर एक बहुत गहरा संदेह पैदा करता है। और यहाँ खास बात ये भी है कि ये पहली भारतीय मिलिट्री कैजुअलिटीज हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे 45 साल के बाद। इससे पहले जो ये घटना हुई थी ऐसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, वो अरुणाचल प्रदेश के टुलुंगला जगह पे हुई थी और यहाँ आसाम राइफल्स के 4 सैनिक को वीरगति प्राप्त हुई थी जब उन पे चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया था, जब वो एक पेट्रोल पे गए हुए थे। और ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट को भी दिखाता है चाइनीज स्ट्रेटेजी में। और इसके बाद अब भारत को भी अपने जो पोजीशन है उसको रीइवैल्यूएट करने की आवश्यकता है कि वो कैसे चाइना के साथ डील करें। और यहाँ 4 उदाहरणों को देखा जा सकता है कि चाइना किस तरीके से ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है अपने बर्ताव में, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस हो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, या अपने खुद के देश में हो। तो हम ये देख सकते हैं कि बहुत ही कठोर पॉलिसीज वो अपना रहा है अपने जिनजियांग प्रोविंस में, तिब्बत के साथ और हांगकांग में, जहाँ की हांगकांग की ऑटोनॉमी को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा। और दूसरा, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और कानून हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है चाइना के द्वारा लगातार साउथ चाइना सी में। और बहुत ही गलत तरीके की इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस, जिनको प्रीडेटरी इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कहा जाता है, वैसी वो फॉलो कर रहा है। और जिसका एक एग्जांपल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, जिसके द्वारा बहुत सारे देश एक डेट ट्रैप में फंस गए हैं। और साथ ही साथ चीन जो भी इसके पड़ोसी देश हैं उनके साथ उनकी सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के साथ भी दखलंदाजी कर रहा है। और इसमें जापान और भारत मुख्य देश हैं जिनके साथ ऐसा व्यवहार चाइना के द्वारा किया जा रहा है। और इसके पीछे चाइना की जो मंशा नज़र आती है वो ये है कि भारत को साउथ एशिया तक ही लिमिट किया जाए और भारत को एक ग्लोबल पावर के रूप में उभरने ना दिया जाए जो चीन के बराबरी कर सके। और इसीलिए चीन लगातार ये कोशिश कर रहा है कि भारत के जो यूएस के साथ रिश्ते अगर मजबूत हो रहे हैं तो उसके लिए भारत को एक खामियाजा चुकाना पड़े। और साथ ही साथ चीन इस बात से भी थोड़ा सख्ते में है कि भारत अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते जा रहा है, क्योंकि बहुत समय तक ऐसी सिचुएशन थी कि भारत के यहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर नाम मात्र का था, जबकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है चाइना ने। तो इससे चाइना के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज थी। और अब भारत को भी चाहिए कि वो चाइना की इस बदली हुई रणनीति को समझे भी और उस पर एक्शन भी ले, लेकिन ये एक्शन इमोशनली नहीं होना चाहिए, ये एक्शन रणनीतिक होना चाहिए। तो सबसे पहले तो भारत को जो बॉर्डर्स हैं वहाँ स्टेटस को एंटी यानी कि यथास्थिति बरकरार करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। और इसके लिए दोनों चीज़ें जरूरी होंगी, मिलिट्री स्ट्रेंथ का भी डिस्प्ले करना बॉर्डर पे और कूटनीतिक प्रयास भी करते रहना, जिससे कि चाइना को ये जाहिर किया जाए कि भारत चीन रिश्तों पर ये कितना बड़ा प्रहार होगा। और साथ ही साथ भारत को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि चाइना के ऊपर ये और भी तरीके के कॉस्ट को लगाया जाए, जैसे कि चाइना पे बिजनेस एंड ट्रेड फील्ड में भी कोई ना कोई कॉस्ट इम्पोज की जाए। लेकिन साथ ही साथ भारत को ध्यान देना होगा कि यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको एक सीमा से बढ़ने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान भारत को भी हो जाएगा। और साथ ही साथ भारत को इंटरनेशनल ओपिनियन जो है उसको भी मोबिलाइज करना पड़ेगा चाइना के खिलाफ, ताकि सारे देशों को पता चले कि ये चाइनीज एग्रेशन कितना भयंकर रूप इख्तियार करता जा रहा है पूरे विश्व में। और भारत को भी अपना जो जियोपॉलिटिकल पोस्चर है उसको दोबारा से उस पर विचार करने की ज़रूरत है। एक तो भारत को काफ़ी स्ट्रांग पोजीशन लेने की ज़रूरत है तिब्बत मामले पर, जहाँ की भारत ने ये मान लिया है कि तिब्बत चीन का एक अभिन्न अंग है। लेकिन अब जरूरी हो गया है कि भारत इस बात को फिर से उठाए और तिब्बत में जो तिब्बत के लोगों का विरोध है चाइनीज रूल के खिलाफ उसको समर्थन भी दे। भारत को साथ ही साथ जो अपनी पार्टनरशिप है यूएस के साथ इसको और मजबूत बनाना चाहिए, ताकि चीन के ऊपर एक काउंटर प्रेशर बने। और जैसे क्वाड जैसे जो संगठन हैं इनको और ज़्यादा परमानेंट अरेंजमेंट में तब्दील करना चाहिए। जो अभी मालाबार एक्सरसाइज होती हैं भारत, जापान और यूएस नेवी के बीच में, इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ भारत को जो ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है और इन्वेस्टमेंट फील्ड है, इसमें चाइना के साथ जो व्यवहार है उसको भी दोबारा से पुनर्निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये एक तरफा चीन के फेवर में है।
तो इन पे भी कुछ कटौती जरूर होनी चाहिए। भारत को अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे और ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि चीन के साथ जो गैप है उसको कम किया जा सके, और जो टू फ्रंट सिचुएशन भारत के लिए उत्पन्न हो रही है उसके लिए भी प्रयासरत रहना चाहिए कि उससे कैसे भारत डील कर सकता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना, और दोनों के बीच में बहुत ही मधुर संबंध है। तो भारत को एक टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही साथ भारत को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो इसका साउथ एशियन नेबरहुड है, जहाँ देश हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स वगैरह, ऐसे सारे देशों में कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके साथ संबंध बहुत ही मैत्रीपूर्ण रहे, जिससे कि चाइना को दखलंदाजी करने का मौका ना मिले। खासतौर से अभी भारत के जो नेपाल के साथ संबंध बिगड़े हैं, इससे सबसे ज़्यादा फायदा चाइना को ही मिला है। तो भारत सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे कूटनीतिक संबंध रहे सारे पड़ोसी देशों के साथ, ताकि चाइना भारत के नेबरहुड में दखलंदाजी ना कर पाए। और अंत में भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसको ताकत भी दिखानी है चाइना को, और विवेक से भी काम लेना है। तो ये भारत की अप्रोच होनी चाहिए चाइना के साथ। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे लोकेशन बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं कि गलवन वैली कहाँ है, दौलत बेग ओल्डी कहाँ है, श्योक रिवर कहाँ है, दारबुक कहाँ है, हॉट स्प्रिंग्स कहाँ है, और बाकी अन्य स्थान जैसे कि नाकुला, जहाँ जहाँ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या जो चर्चा में रहे हैं, तो वो आपको ठीक से देखने चाहिए उनकी लोकेशन। दूसरा, बाउंड्री प्रोटोकॉल्स एंड एग्रीमेंट्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ एक बात आपको पता होनी चाहिए कि भारत और चीन के सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट हैं कि कैसे सैनिक एक दूसरे के साथ बर्ताव करेंगे, तो वहाँ ये बात दोनों देशों ने मानी हुई है कि आप फायर आर्म्स कैरी नहीं करेंगे। और इसी वजह से जो धक्का मुक्की या लात घूंसों से जो लड़ाई हुई है दोनों सेनाओं के बीच में, और इस बार चाइना के सैनिकों ने आयरन क्लब्स का यूज़ किया है, यानी कि लोहे की छड़ी वगैरह का यूज़ किया है, जिससे कि भारतीय सैनिकों को ज़्यादा चोटें आई हैं। तो अब भारत सरकार भी विचार कर रही है कि ये जो रूल्स ऑफ इंगेजमेंट है इसको अब बदला जाएगा। जब चाइना इसको फॉलो नहीं कर रहा है तो भारत इसको क्यों फॉलो करे। और यही रूल्स ऑफ इंगेजमेंट की वजह से भारत और चीन के बॉर्डर में 45 सालों से कोई गोली नहीं चली थी और इस तरीके की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। तो ये एक अच्छी बात थी, लेकिन अब इसमें बदलाव करने का समय आ गया है। मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है भारत चीन संबंधों के ऊपर, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, भारत के पास क्या ऑप्शंस हैं, भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए चाइना के साथ डील करने की। तो इन सारे मामलों में आपको तैयार होना चाहिए पॉइंट्स के साथ। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।